अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं फकीरा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉन लीक्स के हवाले से, जिसका चर्चा जो है हम कई अरसे से सुन रहे हैं और इसके हवाले से जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं वो भी हम सुनते आए हैं। कभी मिलिट्री के हवाले से बातें सुनते आए, कभी हम हुकूमत की जानिब से बातें सुनते हैं, लेकिन आखिरकार जो डॉन लीक्स का मसला है, मामला है, वो हल हो चुका है। DGISPR मेजर आसिफ गफूर ने कहा है कि डॉन लीक्स का मामला हल हो चुका है और इस हवाले से जो उन्होंने कुछ रोज पहले अपना ट्वीट किया था, वो ट्वीट जो है वो वापस लेते हैं। उनका कहना है कि जो ट्वीट किया था वो किसी भी सरकारी दफ्तर या फिर शख्सियत के हवाले नहीं था। डॉन लीक्स की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 18 के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद हो चुका है और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की जो मंजूरी है वो वज़ीर आज़म साहब ने दी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ चैनल्स में टॉक शोज होते रहे, मुख्तलिफ चैनल्स में बातें होती रहीं और कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से सिविल और मिलिट्री जो है इदारों को की लड़ाई करवाई जा सके, गलत फहमी पैदा करवाई जा सके। और आज जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें और भी बड़ी चीजें बात की है उन्होंने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ने बात की डॉन लीक्स के हवाले से कि जितनी भी गलत फहमियां थी वो दूर हो चुकी हैं। गलत फहमियां इस वजह से पैदा हुई थी कि एक नोटिफिकेशन था जो कि वजारत दाखिला से आना था और नहीं आ पाया था, क्योंकि अब वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए जो है जितनी भी गलत फहमी है वो दूर हो चुकी है। और जो भी हुकूमत को साथ उन्होंने सराहते हुए कहा है कि हकाइक को सामने लाने के हवाले से हुकूमत को सराहते भी हैं और साथ साथ हुकूमत ने जो गलत फहमियां दूर की हैं इस इक़दाम को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म फाइनल अथॉरिटी है और वो जो भी हुक्म देंगे उस पर अमल होना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे कि नाज़रीन साथ साथ बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ डॉन लीक्स के हवाले से बात नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ बात हुई है उन तमाम इश्यूज के हवाले से जो कि आजकल हम सुन रहे हैं। पहले बात हुई अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि मरदमशुमारी की जो टीम गई हुई थी और वो चमन के जो इर्द गिर्द इलाके हैं उन पर मरदमशुमारी करवा रही थी, तो वहाँ पे अफगान फोर्सेज ने उन पर अटैक किया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान की जानिब से भी अफगान फोर्सेज पर अटैक किया गया। तो इस मामले पर भी उन्होंने बात की और इस मामले में बताया कि क्या गलत फहमियां थी जो कि अब दूर हो चुकी हैं। साथ साथ इंडिया के मामले पर उन्होंने बताया LOC की टेंशन जो है उस हवाले से उन्होंने बयान किया कि क्या वजह है LOC की टेंशन की और किस तरह से भारत बार बार जारियत का मुजाहरा करता है और जो इल्जाम पाकिस्तानी फोर्सेस पे लगा है, पाकिस्तानी आर्मी पे लगा है कि हमने शायद जो इंडियन जो आर्मी के लोग थे जो कि हलाक हुए थे उनकी लाशों की बेरुमती की है, तो पाकिस्तानी फौज ये काम नहीं करती, बल्कि पाकिस्तानी फौज को शायद दुनिया की वाहिद फौज है जो हमेशा से बहुत ही इज्जत और एहतराम करती है अपने दुश्मन का भी। साथ साथ उन्होंने कुलभूषण यादव के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव जो है उसका ट्रायल हुआ है, उसको सजा सुना दी गई है। अब जिस तरह से भारत ने जो है वो आलमी अदालत में रुजू किया है, तो जिसका फैसला है वो वजारत खारजा ही कर पाएगी और वही बताएगी कि आगे से किस तरह हवाले से और किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं। ईरान के हवाले से भी नाज़रीन आपको पता होगा कि ईरान के हवाले से भी जो है कुछ गलत फहमियां पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैदा हुई हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने भी जिस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया है उस हवाले से काफी ज्यादा बातें इस वक्त जो है पाकिस्तान में भी हो रही हैं। इस वक्त उनका ये कहना था कि हर कोई जो है अपने मुल्क के अंदर किसी और किस्म का बयान देता है, उस हालात को देखते हुए बयान देता है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर रहें। साथ साथ जो इत्तेहाद है सऊदी इत्तेहाद, उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ईरान को जो है सऊदी इत्तेहाद के हवाले से कोई गलत फहमियां हैं या उनको लगता है कि सऊदी इत्तेहाद जो है वो ईरान के हवाले से है, ईरान के खिलाफ है, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात है ईरान के हमने कोशिश की कि उसको भी दूर किया जाए। और कई बातें जिसके हवाले से बात करेंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। सेलफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। सेलफोन नंबर है 051921264 दूसरा नंबर है 051921264। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। फरूख, मैं जानती हूँ मेरा इंट्रो जो है वो जरा लंबा हो गया है, क्योंकि जो आज प्रेस रिलीज थी जो कि बात की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी बड़ी प्रिसाइज थी, एक्यूरेट थी। एक चीज को जो है वो बारे में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ डॉन लीक्स के हवाले से नहीं थी बल्कि बाकी जो मेजर इश्यूज हैं उनके हवाले से थी। डॉन लीक्स से मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो एक कमेंट आज दिया गया है DGISPR की जानिब से, उन्होंने कहा कि हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो किन हालात से गुजर रहा है। हम 2020 की इनिंग्स खेल रहे हैं, 17 ओवर है जिसमें इस वक्त हैं, तो दुश्मन हर जगह से कोशिश करेगा कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा सके, तो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका साथ ना दें। अब बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आज के दिन अगर आप देखें तो प्रोफेशनलिज्म
اور अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दोनों का डिस्प्ले हमारे मुल्क में बड़ा नजर आया। अगर आपने प्रोफेशनलिज्म देखना हो तो आप DGISPR साहब की जो ब्रीफिंग है वो देख लीजिए। आप गलती से एक जर्नल जो है ना मिस कर गए थे नाम से, मेजर जनरल है, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब। तो जब वो बात कर रहे थे तो उस वक्त मुझे आई वॉज रियली टेकिंग ह्यूज प्राइड the way he was conducting himself, the way he was speaking, माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जब सवाल जवाब शुरू हुए तो पहले 2 सवाल जो है उससे ही पता चल गया कि कितना अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, खास तौर पे आपके और मेरे प्रोफेशन के बारे में। अच्छा, अब बात ये है कि आज का दिन इस लिहाज से तो अच्छा है कि तमाम जो शिकायत थी वो दूर हो गई, वो जो ट्वीट थी वो विड्रॉ हो गई और उसके अंदर सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी गई। अच्छा, मामला ये है कि डॉन लीक्स के बारे में मैं आज सारा दिन जो कमेंट्री सुन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे ये कोई इशू ही नहीं था जी, बात का बतंगा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा मामला था, साजिश है, पीटीआई वाले लगे हुए हैं, बाकी लगे हुए हैं। पीटीआई की तो समझ आती है, वो अपोजिशन पार्टी है, वो तो ट्राई करेगी कि अगर कहीं पे कोई क्रैक्स मौजूद है तो उसको बड़ा करके और ब्लो अप कर दिया जाए। असल ये सारी कहानी का जो मतन है और जो मामला है वो ये है कि अगर कोई ब्रीफिंग, कोई मीटिंग चल रही होती है, उसके बारे में गलत या सही कोई भी क्लेम है, अगर वो कॉन्फिडेंसेस में बात हो रही है तो उसको एग्जैजरेट करके कहीं पे ना छापी जाए। अब इन तमाम चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, और अगर कोई चीज हो गई है, आपको याद होगा ये डॉन लीक्स हुई कब थी, ये सिरिल की स्टोरी कब आई थी, ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतनी कन्फ्रंटेशन थी कि इंडिया ने क्लेम कर दिया था कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। ऐसे वक्त में जब ये मामला हुआ तो इससे डिमोरलाइज होती है कौम भी और फौज भी। तो अब इन तमाम चीजों के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा गया। पहले एक जो है ना वो टीम बोर्ड बैठा, इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बैठा, उसने सारे के सारे अपने जितने भी कंक्लूजन्स थे वो आपके सामने रखे, हुकूमत के सामने रखे। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में दोबारा ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। फरूख, अभी आपने बात की कि जिस तरह से ये जब भी ये खबर आई थी या उसके बाद जिस तरह से ये न्यूज़पेपर में खबर लगी, उसके बाद जिस तरह से एक बहुत बड़ा इशू बन गया, लेकिन उसके बाद हम सुनते रहे, बार बार बात की जाती रही, अपोजिशन की जाने से ज्यादा बातें की जाती रही कि जी ये तो बहुत ही बड़ा इशू है और इस इशू पे तो हुकूमत को चले जाना चाहिए, बड़ी चीजें। लेकिन 29 अप्रैल को असल में फरूख हुआ क्या था? ये ट्वीट जिस तरह से अभी आज जो है मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी बात की है कि ट्वीट जिस तरह से आई, क्योंकि वज़ारत दाखिला की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, लेकिन उस ट्वीट को इस तरह से पेश किया गया मुख्तलिफ चैनल्स में, लग ऐसा रहा था जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो एक बार फिर जो है बहुत खराब हो चुके हैं, कोई बहुत मसला आ चुका है, पता नहीं क्या हो जाने वाला है, किस तरह से वज़ीर आज़म साहब की बात नहीं मानेगी। लेकिन जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जिस तरह से हमने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, जिस तरह से बात की जा रही थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई है। और साथ साथ ये बात पॉइंट आउट भी की गई कि टॉक शोज में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब करने की और एक दूसरे को लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। अगर आपको याद हो जब धरने के दिन चल रहे थे तो उस वक्त आप बार बार पूछती थी मुझसे प्रोग्राम में भी कि जमहूरियत को कोई खतरा तो नहीं है, और मैं आपको क्या आगे से बात कहता था, मैं कहता था कि पाकिस्तान की जमहूरियत को अब और किसी से खतरा नहीं है, अपने आप से हो सकता है। अगर अपने अंदर जो है इतनी फूट पड़ जाए, इतना ज्यादा जो है वीटो हो जाए या किसी नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो और बात है, बाहर से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने बहुत कुछ सीखा है एक्सपीरियंस करके, हमारे पार्लियामेंट ने सीखा है, हमारी एग्जेक्टिव ने सीखा है, हमारी जुडिशरी ने सीखा है, हमारी आर्मड फोर्सेज ने भी बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, उसके बाद ये होता है डॉक्टर साहबा कि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब प्रोग्राम हम कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने कुछ लोगों की बात की थी। 1.5 मीडिया ग्रुप मैं कहूँगा, एक मीडिया ग्रुप जो तकरीबन लॉन्च हुआ है जिसकी कैंसिलेशन हो गई थी। अच्छा, दूसरा जो है एक और है जिसका भी वो बैरिया वाला कोई एक वाकया भी हुआ। अच्छा, इनके अंदर ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो बहुत बेलिजरेंट हैं और उनके पीछे जाहिर बात है कि कोई एक सोच है, कोई ओनर की, इन्वेस्टमेंट की। वो लोग ये कहते हैं कि ये जो अभी का सेटअप है इसको खत्म होना चाहिए, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक छोटी सी चीज को उठा के ब्लो अप कर देते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि उसके बाद जो है हर वक्त लगना शुरू हो जाता है
पर्पस क्या होता है? पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि सिविलियन और फौजी लड़ें। पर्पस ये होता है कि अगर फौज लड़ने के मूड में ना हो तो लीडरशिप के अंदर भी फूट डाल दो, अगर सिविलियन साइड पे है तो वहां पे भी फूट डाल दो, या ऐसा एटलीस्ट एनवायरमेंट जरूर क्रिएट कर लिया चाहिए ताकि आप प्रेशर डालो ना, लगे ऐसे जैसे कोई ना कोई फूट पड़ गई। अच्छा फारूक, जिस तरह से आज क्लियर कर दिया गया है, एक तो ट्वीट वापस ले लिया गया, फिर बार बार बताया गया कि जी ये किसी सरकारी दफ्तर के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले से नहीं था, एक तरह की गलतफहमी हो गई थी जो कि दूर हो गई है, और साथ साथ जिस तरह से बात की गई है कि लड़ाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन फौज जो है वो जमहूरी अमल को आगे ले जाने की, जैसे अवाम हामी है वैसे फौज भी हामी है। आज उन लोगों को फारूक, क्योंकि आप भी अब जो है हम हमेशा बात भी करते हैं, टॉक शोज में देख रहे होते हैं, जैसे पता चलता है नहीं जी आज तो पता नहीं क्या हो जाना है, बस अगला दिन है जी, 2 दिन है जी, ये आज उनको किस तरह का मैसेज मिला? मेरे ख्याल में आज के दिन मैसेजेस को छोड़िए, आज के दिन ये इस बात को सेलिब्रेट कीजिए, खुश होइए कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो है वो इकट्ठे हैं, मजबूत हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि बाकी लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा सेलिब्रेट करने से मुराद ये है कि बस खुश हों, ये नहीं है कि पटाखे फोड़ें बाहर जाके, ये नहीं है कि कोई केक काटे। देखिए इस वक्त जो है पाकिस्तान वाकई पिछले 16-17 साल में पाकिस्तान हैज बीन थ्रू अ लॉट, और आपने जिस तंदही से जो है वो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी। मैं आपको जिन ग्रुप्स की बात कर रहा था उसका एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बार बार आपके मुल्क के अंदर वो आपको लेक्चर देते हैं, किस चीज पे? पेट्रियोटिज्म पे। आपको बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज हो रही है। जब भी वो फितना डालते हैं उसके बाद क्या होता है? अगर फूट पड़ जाए, धरना हो जाए या फिर इस तरह के हालात हो, एकदम आकर दुश्मन को फायदा होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं तो फिर अंडरस्टैंड कि कोई ग्रुप्स ऐसे बैठे हुए जो लिबादा ये पहने हुए होते हैं कि जी वो मुल्क के बड़े पेट्रियाटिक हैं, लेकिन मीडिया में बैठे हैं, बाकी हैं, चंद साफियों को साथ शामिल किया हुआ है, और उसके बाद जो फूट वो डालते हैं उससे मुल्क को नुकसान होता, फायदा नहीं होता। तो आज के दिन मैसेज कोई नहीं, सबक जरूर है हमारे लिए, और मिनहसुल कौम है कि अगर आप इतने ज्यादा जो है टैक्सिंग टाइम से गुजर रहे हो जहां पे यू कैन टेक ऑफ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, वजीर आजम साहब जो है ना पाकिस्तान के फ्यूचर की, ब्राइटर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, DGISPR पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुझे ये लगता है कि हम वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, और अगर कर गए तो फिर हमें जितनी भी हमारे खिलाफ कंस्पिरेसीज है वो खत्म हो जाएंगी। तो क्या इसके साथ भी कंस्पिरेसी थ्योरी खत्म हुई है? जिसके जिसमें से DGISPR ने कहा है कि वजीर आजम फाइनल अथॉरिटी हैं और वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल दरामद होगा। तो आप इस तरह से वजीर आजम साहब की बालादस्ती को भी कबूल कर रहे हैं और आप मान रहे हैं कि ही इज द फाइनल अथॉरिटी। तो वो जो बार बार कहा जाता है नहीं जी यहाँ पे तो सिर्फ एक फौज है या हुकूमतों का ये काम नहीं है, या वो हर वक्त खिचड़ी बनाए रखना, आज कितनी क्लियर चीज होगी एक साथ में जरूर। लेकिन आज तक आपने किसी हाजिर सर्विस फौजी को सुना है ऐसी कोई नेगेटिव बात करते हुए? नहीं। अच्छा, अगर कोई रिटायर हो गया तो भाई वो एक सिविलियन हो गया, वो हमारी तरह का हो गया, उसकी मर्जी है जो बातें करे। बाकी रह गया है शेख रशीद साहब, बाकी रह गया है हमारे वो जो बटी वगैरह और पता नहीं कौन कौन साहिबान है जो कि तोते लेके फिरते हैं। तो आज फिर भी इसके बाद जरा पॉजिटिव रहे, आपने पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों का हाल नहीं देखा, उनको तो लग रहा है कि ये क्या हो गया है। शेख रशीद साहब ने तो ये कह दिया, चाहे मजाहिया तौर पर कह दिया कि जी वो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन पीपल्स पार्टी वगैरह तो लग रहा है जैसे कौमी सलामती का मामला है और इसको जो है किसी और तरह से ही सामने आना चाहिए था। कॉलेज को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है हमारे साथ? अच्छा, नहीं है हमारे साथ कॉलर। जी जनाब, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग। जी, मैंने तो बात करनी थी। शेख रशीद साहब का जो है ना, मैंने उनके तजिया सुना है और मेरे ख्याल में इतना सिंपल ना ले उनकी बातों को। अच्छा, पीपल्स पार्टी का तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हर किसी के दरमियान जो है ना फूट पड़ जाए, पीपल्स पार्टी के जो जरदारी साहब की जो खताएं हैं वो माफ हो जाए और उसके बाद वो आराम से सब कुछ करें। वो हर बंदे को बताते फिर रहे हैं कि जी उनके पास एक तो 2 चीजें हैं, एक बहुत पैसा है जो कि वो अवॉर्ड करेंगे लोगों को, दूसरा अमेरिका की बैकिंग है। इस तरह की बातें वो बार बार कहते हैं, उनके लोग कह रहे हैं, हमें आके बताते हैं कि इस तरह का वो इंप्रेशन देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे, वजीर आजम हमारा होगा, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। बहरहाल वल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर जो है यू हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं एक्टिवली। देखो ये याद रखना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो होना कोई मसला नहीं है।
اگر کچھ انسٹیٹیوشن ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک بک کے اندر موجود ہے، اور ایک کتاب کو پڑھیں، پیج آگے چلا گیا، آپ تیز پڑھتی ہیں، میں آہستہ پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو چاہتے ہیں نا کہ پوری کتاب کو بھسم کر دیا جائے، کیونکہ ان کی اپنی کرپشن کی کہانیاں جو ہے، جو کہ میڈیا ہاؤسز میں لگ گئی یا پتہ نہیں کہیں اور لگ گئی، وہ ختم ہو جائے، وہ چھپ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ حکومتیں بنائیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز کو اور نیشنل انٹرسٹ کو بہت نقصان ہے. جو کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ عبدالسلام بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی عبدالسلام صاحب بولیے. محترمہ میں نے بات کرنی تھی، تو 2-3 چینل ہیں آج ان کو کوئی سکون نہیں ہو رہا ہے اس بات سے نا. یہ جو اپنا مسئلہ ہو گیا نا، ابھی بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ چینلز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کچھ 2-3 چینل ہیں، ابھی بھی ان کو سکون نہیں ہو رہا. جس طرح نا ایک ملک دشمن ہے، یعنی کہ سازش کر رہے ہیں. صحیح بالکل ٹھیک ہے عبدالسلام صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میرا اگلا سوال بھی تھا لیکن آپ نے پہلے پوچھ لیا. ایک اور کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سیکنڈ لائن میں کوئی مسئلہ بھی ہوا ذرا اس کو چیک بھی کر لیجیے. اچھا آگے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کال مل چکی ہے آپ کی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، ملک گلزیب کاکر. جناب جی کاکر صاحب بولیے. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اچھا ہو گیا، چال ہو گیا ہے. ابھی ہمارے گورنمنٹ کو اور آرمی کو ایک پیش کرنا چاہیے. ہمارے جو ٹینشن چل رہے ہیں پاکستان میں، بہت ٹینشن چل رہے ہیں، بہت سخت ٹینشن چل رہے ہیں. ہمارے 3 بارڈروں کو انگیج رکھا گیا ہے، تینوں بارڈروں کو ہمارا خطرہ ہے، تینوں کو انگیج رکھا گیا ہے. اس لیے یہ مسئلہ جو حل ہو گیا. ابھی اپوزیشن کا میں بتاتا ہوں، اپوزیشن کا یہ حل نہیں ہے. اپوزیشن ہر بات کو یہ اور غلط لیتے ہیں، اور یہ ہمارے کچھ میڈیا چینل اس کو خریدے گئے ہیں. یہ میڈیا چینل پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اگینسٹ کام کرنا چاہیے. اگر پاکستان ہو تو ہم لوگ ہیں، اگر پاکستان نہیں تو پھر ہم لوگ نہیں. بالکل بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کال کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ لیکن اس سے پہلے جب میں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ احسان بول رہا ہوں کراچی سے. جی حکم کیجیے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دانش کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ پارٹی کے مسئلے جب ہی حل ہوں گے جب یہ متناسب نمائندگی کا نظام لائیں گے آپ، تاکہ پارٹی کو جو ووٹ مل جائے ان کی سیٹیں ملیں ان کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کال کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں میاں ذوالفقار بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی ذوالفقار صاحح بولیے. میں ابھی باقی چینل پر بھی دیکھ رہا تھا، جیو نیوز پر بھی بہت سے سیاسی بونے جو ہیں جو آج کل سیاسی دکانداری چمکائے بیٹھے ہیں، ان کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے. ارے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مجھے کوئک بریک کا کہا جائے، جو بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور بات کریں گے اینکرز کے حوالے سے، ٹی وی چینلز کے حوالے سے، اور جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی سب کچھ جب حل ہو چکا ہے تو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات حل نہ ہوتے، ان کا کیا ایجنڈا ہے، اس سارے حوالے سے بات کریں گے. مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈانس کمپٹیشن اور پتلی چوٹی. ماں میرا پراندہ دینا. کیوں؟ چوٹی گھنی دکھے گی تب پرفارمنس اچھی لگے گی. ہر ٹائم شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. گھنے بالوں کے لیے نو شارٹ کٹ. لائف بوائے کا نیا اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو. اس کے آمنڈ آئل اور ملک پروٹین فارمولا سے بال دکھیں 30% تک زیادہ گھنے اور بنے مضبوط. نو شارٹ کٹ پرفارم کرنا پڑے گا. نیا لائف بوائے اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو. واقعی کچھ نیا ہے چائے میں. کیا راز ہے؟ ترنگ کا نیا لاجواب مزہ. آج تو مجھے بھی لاجواب کر دیا. رنگ کھلا کھلا، خوشبو ایسی کہ دل کو بھائے اور مزہ زباں پر رہ جائے. اب ترنگ سے بنائے آپ بھی سب سے بہترین چائے. Now your Q Mobile
mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. घने बालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उन मीडिया मालिकान के हवाले से, मीडिया चैनल्स के हवाले से, उन एंकर्स के हवाले से जो कि अब जबकि तमाम मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, उसके बावजूद इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से जो है किसी न किसी तरह से इस मामले को जो है गंभीर बनाया जा सके, इस मामले को जो है उलझाव का जो है वो शिकार किया जा सके। हुकूमत ने डॉन लीक्स के हवाले से जो मामला है वो APNS को भेजने का फैसला किया है ताकि सिरिल अल्मेडा और जफर अब्बास के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन फरूख न जाने क्या वजह है कि इसको भी अब कह रहे हैं कि ये तो सहाफती हवाले से जो है उस पर कतगन लग रहा है, जो है ये सहाफती आज़ादी जो होती है, जो मीडिया की आज़ादी होती है, उसके ऊपर कतगन लगाया जा रहा है। देखें, मामला ये है, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि 2 किस्म के हमारे जो है अफलातून हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। एक दाएं बाजू के अफलातून है जिनको ये नहीं समझ आती है कि मुल्क को किस तरह से चलाना है, तो एंड में जो है ना वो अपनी रियासत अपने लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। दूसरी साइड पे वो लेफ्ट वाली साइड के भी ना, एक्सट्रीम लेफ्ट के, हार्ड लेफ्ट के जो है कुछ लोग हैं जो कि अगेन अफलातून है, वो अपनी रियासती इदारों पे अटैक करते रह जाते हैं। पहले लोग वो हैं जहाँ पे शाम गरीबा चलता रहा है, वो लोग हैं जो कि समझते थे कि किसी तरह से हुकूमत गिर जाएगी और किसी तरह से कोई लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इन लोगों से बात करें ना तो इनके पास भी कोई लॉजिकल अगला स्टेप नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक इर्तका हुआ है, उस इर्तका के अंदर हुकूमतें कैसे बनती हैं, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि जी बस ठापा और लड़ाई हो जाए, और उसके बाद आगे क्या, कोई आगे स्टेप नहीं। ठीक, उससे क्या होता है, धरना हो जाता है, धरने के बाद स्टेलमेट हो गया, आगे कुछ नहीं हो सकता। अब इन तमाम चीजों में सीपेक जो है वो लेट हो जाता है। अभी जो हो रहा है एग्जैक्टली वही कुछ हुआ है। इधर से इन्होंने ये किया है, शोर शराबा डाला है टेलीविजन के ऊपर, बार बार आके, अच्छा कहीं पे छोटा सा कोई फ्रैक्चर आ गया ना, जोर लगा दो कि टांग ही टूट जाए, बाजू ही टूट जाए, और उसमें क्या होता है, इंडिया जो है पहले इल्जाम लगा देता है कि हमारे बंदों को बीहेडिंग की है, पता नहीं किसने की, अपने लोगों ने शायद की हो। उसके बाद जो है अफगानिस्तान एकदम आंखें दिखाना शुरू हो जाता है, और तो और एंड में जो है ना ईरान के ऊपर भी प्रेशर डाल देते। इंडिया के अखबारों में आ रहा था कि ईरान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, अगले दिन वो स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, इन तमाम चीजों में यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, जिंदगी याद रखे, जब हम पढ़ रहे थे ना, जब यूथ था तो उस वक्त जो है ना बड़े कहते थे ये याद रखना कि यू गेट ओनली वन चांस, वन शॉट एट लाइफ। ये जो आपकी उम्र है ये हमेशा नहीं रहेगी, आगे और आ जाएगी। इसी तरह से जो आज का वक्त है, जो कि रीबिल्डिंग का, रिकंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके लिए यू हैव ओनली वन शॉट। और एन उस वक्त अगर आपके इर्द गिर्द सारे के सारे हॉस्टाइल कुव्वतें बैठी है तो आपको यूनाइटेड रहना है और उसके बाद आपने फाइट करना है। ठीक है। अच्छा, मेरा मसला ये है कि आप और मैं जो है ना कोई जंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे सामने आप ठहरी हुई हैं, आपकी फौज मौजूद है, मेरे पीछे मेरी फौज मौजूद है, और ऐसे वक्त में जब आप मुश्किल में हैं, मेरी फौज के अंदर 4 बंदे, मैं फौज मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, कौम की बात कर रहा हूँ, 4 बंदे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे मजबूरन आगे देखने की बजाय उनकी तरफ देखना पड़ता है। उतनी देर में आपको अपने आप को रीग्रुप करने का मौका मिल जाता है। वो 2 बंदे जो आपस में लड़ रहे हैं, 4 बंदे, उनका भी मकसद ये है कि किसी तरह से डाइवर्जन हो, तो मुझे उन 4 बंदों को पकड़ के ये तो कहना चाहिए ना कि तुम जासूस तो नहीं हो। एग्जैक्टली, यहाँ पे इसी पॉइंट से सवाल उठता है, जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी ये जो डॉन लीक्स का मामला था, ये सिर्फ और सिर्फ फौज और हुकूमत के दरमियान नहीं था, बल्कि ये मुल्क की सलामती का मामला था, और हमें आवाम को बताया जाए कि क्या चीजें तय पाई हैं। मतलब इमरान खान साहब को बात समझ नहीं आती है, एक चीजें दोनों साइड से क्लियर हो चुकी हैं। बाकी ये वजह क्या है फरूक, कि एक तरफ से अफगानिस्तान इस वक्त हम पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, ईरान जो है हमारे वाले से बयान दे रहा है, इंडिया जो है वो कभी लाशों की बात करता है, कश्मीर
कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर चुका है, कुलभूषण यादव के हवाले से वो जो है आलमी अदालत पे जा चुका है, और हम लोग अभी तक यही बैठे हुए जो ये खबर लगी थी उसका क्या बना, या उसकी रिपोर्ट जो नजर आम, क्या हमारे मुल्क में, क्या हम सबको नहीं पता कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हर तरफ से जो है कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, और हम उन सब चीजों पर नजर डालने के बजाय बस इस पे लगे ना ये खबर का बताया ना, खबर का क्या। आप लेजिटिमेट कंसर्न्स को जो इललेजिटिमेट बातें हैं उनसे कंफ्यूज ना कीजिएगा। डॉन जो लीक्स है ना, उसके ऊपर एक इदारे ने एक स्टैंड लिया और वो कंसर्न्स थे, और उसकी वजह ये है कि हर इंस्टीट्यूशन का जो हेड अगर कहीं जाके बात करता है वो कॉन्फिडेंसेस में बात करते हैं। ऐसी सिक्योर मीटिंग्स होती हैं जहां से बात लीक नहीं होनी चाहिए। ये एक लेजिटिमेट कंसर्न था जिस पे उन्होंने सवाल किया, जिसके ऊपर एक पूरी की पूरी इंक्वायरी बोर्ड बैठा, और अब आपके सामने या कम से कम हुकूमत के सामने वो रिपोर्ट मौजूद है, आपके सामने नोटिफिकेशन मौजूद है। लोग जो है वो ये नहीं देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो चीजें खराब करना चाहते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जी इंस्टीट्यूशन को अपना सोल्यूशन भी चाहिए एंड वी हैव टू मूव ऑन एश्योरेंसेस के साथ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने करना है कि कहीं पे भी कोई लड़ाई पड़ जाए, नवाज शरीफ की, ठीक है, और इदारों की, और उसके बाद क्या हो कि जी वो घमसान की जंग हो, उसमें वो और रेटिंग करें। आपको याद होगा जब धरने का सेकंड चांस आ रहा था, जो लॉकडाउन हो रहा था, तो उसके अंदर वो जो चैनल था जिसकी मैं इशारतन बातें कर रहा, उसने तो धरना HQ बना लिया था ताकि जो है ना वो रेटिंग लेगा और पता नहीं क्या क्या बेनिफिट लेगा। तो ऐसे तमाम तमाशों के वक्त दुनिया के हर ममालिक फायदा उठाते हैं इफ यू कीप ऑन फाइटिंग अमंग योरसेल्फ, और फिर उसके अंदर जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। अब आपने 3 मुल्कों की बात की, आपने अफगानिस्तान की, आपने जो है इंडिया की और ईरान। बिल्कुल, मैं उस तरफ आने लगी थी, लेकिन क्योंकि अब आपने बात की तो यहीं से एक छोटा सवाल निकलता है। यहाँ पे समझ आ गई, फौज की बात समझ आ गई, हुकूमत की बात समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे एक और तीसरी पार्टी भी मुलविस रही है, वो सिरिल अलमेडा को कह लिया जाए या अखबार को कह लिया जाए, वो उनके हवाले से क्या है? क्या आज के बाद सहाफियों के हवाले से या सिरिल अलमेडा या बाकी ऐसे लोग जो कि खबर शाया करते हैं, क्या उनके हवाले से भी कुछ इस तरह की चीजें जो हैं आएंगी सामने कि आज के बाद इस तरह की खबर भी शाया ना की जा सके जो कि मुल्क की सलामती के हवाले से हो, जो कि कंसर्न हो, जो कि बहुत टॉप सीक्रेट हो, जिसको बाहर नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत? देखें, मामला ये है कि इट हैज बीन रेफर्ड टू APNS, जो कि मालकान की एक तंजीम है, उसके अंदर ये तय किया जाएगा। लेकिन उसके अंदर ये है कि देखिए मैं आपको बताऊं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मैटर्स, अब फौजी अगर बैठा होगा तो वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ बात करेगा। मैं साफी हूं तो मैं कुछ चीजों में ना कुछ इदारों की अप्रिसिएशन भी करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जंग जो ग्रुप है, उनका कोई वर्कर जो है अगर उसके ऊपर उसको निकालने का प्रेशर हो वो नहीं निकालते, ठीक है। डॉन का भी यही रहा है। सिरिल का मामला था, एडिटर ने उसको ऑन कर लिया। जफर अब्बास साहब जो है हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने बड़े सीनियर हैं, BBC के साथ होते थे। अब ऐसे वक्त में उनको क्या करना है या उनके बारे में क्या जो है कंसर्न्स है, किस तरह उनको डिसिप्लिन करना है, ये तो इदारा जाने और ये APNS जाने। लेकिन एक बात है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है कि देयर शुड बी अ कोड ऑफ कंडक्ट जिसके अंदर आपके अंदर सेंसिटिविटी हो कि आप नेशनल इंटरेस्ट की चीजों को इस तरह से एक्सप्लॉइट ना होने दें। और उसके बारे में मेरे ख्याल में सबसे पहले ये अच्छी खबर है कि एक साइड पे लीक की साइड पे कि कोई बात दोबारा लीक ना हो, और दूसरा पब्लिकेशन में नेशनल इंटरेस्ट को अपने सामने रखा जाए। इन दोनों पे इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि ममालिक के हवाले से बात करते हैं कि आज जो है उन्होंने डॉन लीक्स के हवाले से बहुत कम बात की थी, प्रिसाइसली बात की थी, लेकिन बाकी चीजों पे जो है उन्होंने बात की। अफगानिस्तान से शुरू कर लेते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से आपको याद है कि अभी हमने टॉपिक भी किया था गुज़श्ता कुछ दिन पहले, जो है वो मर्दमशुमारी की वजह से टीम गई थी चमन बॉर्डर पे और वहां पे निशाना बनाया गया था। आज हमने क्लियर किया कि चमन बॉर्डर का जो कुछ इलाका है वो आधा पाकिस्तान में आता है, आधा अफगानिस्तान में आता है, लेकिन हमने अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनको इस हवाले से आगाह कर दिया था कि यहाँ मर्दमशुमारी होने लगी है। फिर क्या वजह हुई फरूख? क्या वही जो हम बार बार कहते हैं कि क्या इंडिया पीछे है या क्या मसला है? जब ये सारी बातें तय हो चुकी थी, उसके बाद ये वाकया हुआ, अब भी तो मिलकर बैठे हुए ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये चीजें पहले अफगानिस्तान को, अब भी तो अफगानिस्तान हमारे साथ आके बात कर रहा है। हामिद करजई साहब भी कह रहे हैं कि जी वो रमजान के दिनों में शायद पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी अच्छी स्टेटमेंट आ गई। तो ये बातें, ये जरूरी होता है कि पहले खून खराबा होगा, पहले पीक पे जाएगी, बॉर्डर बंद होगा, उसके बाद जब उनको एहसास होगा तो उसके बाद ये काम करेंगे? तो रोज का मामूल बन चुका है।
देखिए हम आज भी उनको भाई कह रहे थे. हाँ जी, मेरे ख्याल में जो कहा, मेरे ख्याल में उसमें तो रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल बातें की और आई एम रियली अप्रिसिएटिव. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से जब्त रखा और बाकी किया. बल्कि एक चैनल वाले कह रहे थे कि वो जज्बाती ना हो जाएं कि फलां चीज़ है, तो मैं तो ये सोच रहा था, और बल्कि मैं आपसे भी कहता हूँ कि अ सोल्जर कैरीज बैटल स्कार्स like medals, he wears them like that. तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त था. देखिए याद रखें कि इदारे, ये जितने इदारे, इनकी वक़्त किस बात पे, पाकिस्तान की वजह से. एक ऑफिसर जो है, ये मेजर जनरल जो है ना, ऐसे नहीं बन जाता है बंदा, और एक पूरी मेहनत लगती है, करियर होता है. इसी तरह से हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियन, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर, हालांकि हमारे मुल्क में ये होता रह गया कि वजीर आजम मुल्क से बाहर गए, इलाज कराने गए, और एक भाई साहब जो है वो मोबाइल उठा के एक हार्ट के पेशेंट के पीछे फिर रहा है और उसको जो है ना आवाजें कस रहा है और बिल्कुल हाउंड करता फिर रहा है. इस तरह की भी बातें. लेकिन ये जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, दे हैव एक्चुअली क्रॉस सो मच, और उसके बाद जो है तो इनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, और अगर जो है उनका कोई बड़ाई नजर आ रही है तो उसको सलाम भी करना चाहिए. तो मैं तो पाक फौज को सलाम करता हूँ. लेकिन सवाल से पहले आपकी जो बात है ना, आपने अफगानिस्तान के बारे में कहा, उन्होंने तो भाई कह के बात को एक साइड पे कर दिया, लेकिन कुछ हुआ. एक तो ये है कि जो अफगानिस्तान ने किया, उससे पहले इंडिया यही कुछ कह रहा था कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे. ठीक है, उस दिन जब हम यहाँ बैठे थे तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि अगर कोई बात नहीं सुनता है तो इन सारों के डैडी से बात करनी पड़ेगी. और डैडी कौन है आपने पूछा था, मैंने कहा था हमारा अमेरिका है. उसके बाद ये हुआ कि उसी के चंद घंटों के बाद अमेरिका के अंदर हमारे जो एम्बेसडर हैं वो जाके NSA से जो अमेरिका के, उनसे मुलाकात हुई थी. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है कोई एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो गया. तो अब मेरे ख्याल में जहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए, कोई बुरा काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए. और फिर ये भी था कि हमारी अफवाज ने जो उनकी साइड से जो आया था अटैक, उसको रिपल्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया. ठीक है, कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैडम लाहौर से बात कर रहा हूँ, जफर बेग. जी जफर साहब बोलिए. तो ये फरूख साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. इनका जो तजरिया होता है वो माशाल्लाह बहुत मुकल्लम और इंतहाई और मगन होता है. और आपका प्रोग्राम और सैयद अनवार हसन साहब का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम में बड़े शौक से. शुक्रिया. सवाल क्या पूछेंगे? सवाल यही ना, मुझे खुशी हो रही है बस जो ये पढ़ के तरीके से पीएम साहब ने हल कर दिया. तो इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बात का ये तो सोच होता है कि डॉक्टर साहब या वो तैयार निगार है और फरूख साहब जो है वो बुलेट हो जाता है. जरा फरूख साहब को ज्यादा टाइम दिया करें. अरे नहीं, बड़ी मेहरबानी. बहुत शुक्रिया जफर साहब. एक और कॉल उनको शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक मेरे भाई, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं बिलाल अहमद कोयटा से बात कर रहा हूँ. जनाब हुक्म कीजिए. जी डॉक्टर साहबा, ये जिम्मे की जो अच्छा लगते है ना, बहुत अफसोस मुझे. आपकी आवाज कम कर दी है इन्होंने, पता नहीं या हो गई दरमियान में, कोई समझ नहीं आई. हाल में हेडफोन जो है वो नहीं, वही लाइन का मसला है ना जी. बिल्कुल. ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे एहसान के हवाले से भी, किस तरह से DG ISPR ने आज उस हवाले से बताया, नौरीन लगारी के हवाले से बात करेंगे, और बात साथ करेंगे कुलभूषण यादव के हवाले से. हमारे साथ रहिएगा. घने बालों के लिए नो शॉर्टकट. लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू. इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत. नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा. नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू. का नया मजा बनाए, लाजवाब चाहे, रंग खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को पाए, अब तारीफ से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय.
वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही है DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस हवाले से। हमने बात की डॉन लीग्स के हवाले से, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से। आज साथ साथ बात हुई है एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से, क्योंकि बार बार कहीं ये बातें की जा रही थी कि एहसानुल्लाह एहसान को जिस तरह से टीवी पे लाया गया है तो कहीं शायद कोशिश की जा रही है कि उस दहशतगर्द को हीरो बनाया जाए। तो आज इस हवाले से भी क्लियरिफिकेशन हुई है कि उस दहशतगर्द को जो है बिल्कुल हीरो नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अगर उसको टीवी पे लाया गया तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि बताया जाए कि किस तरह से और किस ने उसकी मदद की थी ये तमाम काम करने के हवाले से, और उसको जो है जो भी उसने गुनाह किए हैं, जो भी उसने काम किए उस हवाले से उसको सजा मिलेगी। नौरीन लगारी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि नौरीन लगारी जो है वो क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी और वो अभी दहशतगर्द नहीं बनी थी, बल्कि उनकी जो है ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी। तो इसी वजह से उनका ये कहना था कि अभी जो है उनको कुछ अर्सा जो है वो जो है इसीलिए उनको देखा जाएगा, और कोशिश ये की गई है कि वो क्योंकि दहशतगर्द नहीं बन पाई थी, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं रही थी, तो इसलिए उनको एक और मौका दिया जाए। साथ साथ बात की गई कुलभूषण यादव के हवाले से कि भारत जिस तरह से आलमी अदालत में कुलभूषण यादव का मामला ले गया है तो इसको डेफिनेटली वजारत खारजा ही देखेगी, लेकिन कुलभूषण यादव का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है, बात की गई है और सबूतों के साथ की गई है, तो जो भी सजा है वो कुलभूषण यादव को मिलेगी। एहसानुल्लाह एहसान से शुरू करते हैं। जनाब, बात ये हुई डॉक्टर साहबा कि जिस वक्त एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चलना था तो उसको ब्लॉक कर दिया गया था। अगर आपको याद हो, पाबंदी लग गई थी। पहले उसका वीडियो टेस्टिमोनियल चला था जो कि ISPR ने जो है वो किया था, रिलीज किया था, और उसके अंदर हमने सारी की सारी कहानियां सुन ली। उसके बाद जो है सलीम साफी साहब का इंटरव्यू था जिसके अंदर जो है जो इश्तिहार चल रहा था उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स थी, जैसे वो कर रहे। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने जो इसके विक्टिम्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि ये बैठा हुआ टेलीविजन पे स्माइलिंग कर रहा है और वो कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये रिएक्शन आ गया हमारे मुल्क के अंदर। वो जो मैंने आपको कहा प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, तो उसने जो है ना उठाया मामला और ये कर दिया कि कहीं पे वो इंडिया को ना एक्सपोज कर दे, तो इसलिए रोक लिया गया। ISPR का रिलीज वीडियो पूरे का पूरा चला है। जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे वो कौन थे ज्यादातर? वो भी वही थे जो सहाफी कहलाते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो नौरीन लहारी है उसका इंटरव्यू चला। 19 साल की लड़की है, वर्गला लिया गया उसको, बहका लिया गया उसको। शुक्र है कि उसको जो है कहीं पे जब मुल्क से ले जाने की कोशिश या प्लान था कि वो दाइश को जाके ज्वाइन कर ले, बाकी सब कुछ, उस सारे प्लॉट से पहले उसको रोक लिया गया। उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा रिहेबिलिटेट करके वापस लाना मकसद है। अच्छा, उसके अंदर भी इंटरव्यू हो रहा था और लोग बड़ी इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि वो दहशतगर्दों के साथ तो रही थी, माइंड तो उनका फिक्स हो गया था, कहीं वो दोबारा किसी इस किस्म की कार्रवाई में ना नजर आ जाए। इस तरह की ये भी बड़ी आजकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। अब अगेन इस पे भी ज्यादातर जो कंप्लेन आ रही थी वो प्रिंट मीडिया के साथियों से आ रही थी। सादिया जिन्होंने इंटरव्यू किया, और उससे पहले ये जो साफी साहब है, ये भी साफी है। अब इन दोनों के जो कंडक्ट है या इसके ऊपर अगर किसी ने सवाल उठाया तो फिर ये हम साफियों से पूछे ना, ये फौज से नहीं पूछेंगे, ये बाकी किसी और से रियासत से नहीं पूछेंगे, ये हम अपने प्रोफेशन से पूछेंगे कि क्या हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक दहशतगर्द को आपने पकड़ के सामने बिठाया हुआ है, पहले केस में वो दहशतगर्द है, दूसरे में एक भटकी हुई रूह है जिसको आप वापस ले आए लेकिन बाहर कैफ हुआ है। अब जो दूसरा इंटरव्यू था नौरीन वाला, उसके अंदर जो अल्फाज थे ना, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, आपकी जान बख्शी हो गई, आप हिजरत कर रही थी, वगैरह वगैरह। काइंडली जरा हम साथियों को अपने आप को देखना चाहिए। अगर हमारे प्रोफेशनलिज्म में और हमारे इस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा इनकेपेबल है, हमें ट्रेन ही नहीं किया गया हाउ टू डील विद अ टेररिस्ट, ठीक है ना, हाउ टू डील विद अ टेररिस्ट और पोटेंशियल टेररिस्ट। उसके लिए अब क्या ISPR आपके लिए स्कूल लगा के बैठे? उसके लिए क्या आपकी जो रियासत पाकिस्तान आपकी ट्रेनिंग करे? आपके अपने इदारे को आपको ट्रेन करना है। उनका काम था, उन्होंने आपको एक्सेस दे दिया। अब अगर आपने उसको पीरनी बना के बिठाना है या उसको जो है ना आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता बना के बिठाना है मौसूफ को, तो आपकी मर्जी। आज के दिन ये एश्योरेंस हो गई कि एहसानुल्लाह एहसान जो है वो मनी की तरह लॉन्डर नहीं होगा, वो धो के उसको जो है ना फरिश्ता नहीं बना दिया जाएगा, और जो ड्राई क्लीन नहीं किया जाएगा,
اور جو بچی ہے اس کا یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے سرکمسٹانسز اور ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کنفیوژن ہے نا کہ اس کو جب وہ چلی ہے تو وہ آگے کرنے کیا لگی تھی, کیا وہ ایکسپلوڈ ہونا کیا پلان تھا, یا وہ ISS کے ٹریننگ کیمپ میں جانا چاہتی تھی ملک سے باہر. جو انٹرویو آپ سنیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسائڈ بامبر نہیں تھی. شی وانٹیڈ ٹو لیو دا کنٹری اور جا کے ان کے پاس ٹریننگ لینا, اور اس کو کیونکہ وہ ایک جو اس کا فیئر چلا اور سارا کچھ ہوا, جی اس نے بہت ساری باتیں بتائی. آپ ایج چھوٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں عادت ہے, اس لیے ایک موقع ان کو دینا چاہیے. لیکن احسان الحسان کیونکہ اس نے ساری کارروائی کی تو اس کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے. کلبھوشن جادو جو سب سے امپورٹنٹ جس کے حوالے سے باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, سب سے زیادہ کانسپریسی تھیریز بھی اسی والے سے ہوئی ہیں. کبھی کہا گیا کوئی شخصیت آگے انڈیا سے تو کہا گیا کہ ڈیل ہو رہی ہے, کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی کا نام دیا گیا, کبھی بہت چیزیں کی گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ عالمی عدالت میں بھارت جو ہے اس کیس کو لے کے جا رہا ہے اور وہاں لے کے بلکہ گیا ہے. تو سشما سوراج صاحبہ تو کہتی ہیں کہ جیسے وہاں سے ان کو فوراً رہائی مل جائے گی, لیکن پاکستان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں اور عالمی عدالت میں دیے جائیں گے. مجھے صرف تھوڑا سا بتا دیجیے عوام کے لیے بھی, اگر عالمی عدالت کوئی فیصلہ کر دیتی ہے اور اس پر ایک ملک جو ہے اس کے کنسرنز ہوتے ہیں یا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, تو کیا عمل درآمد کرنا واجب ہو جاتا ہے آپ پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک لا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا سے اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر انٹرنیشنل کوئی چارٹرز کو سائن کیا ہوا ہے, یہ ویانا کنونشن, جنیوا کنونشن, اس طرح کے کنونشن جو ہیں اگر آپ نے کیے ہوئے تو وہ آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں. پاکستان آرمی کا پہلے بھی جب وہ بی ہیڈنگ والی ہم بات کر رہے تھے تو اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی پروفیشنلی کسی کنونشن کو وائلیٹ نہیں کیا. حالانکہ انڈیا کی طرف سے الزام پروپیگنڈا لگایا گیا, لیکن کبھی بھی اٹ ہیز ناٹ بین پروون, رائٹ. اور اللہ کا شکر ہے موسٹلی تو نو بڈی ہیز ایکچولی ایور سیڈ کہ ہم ایسا کوئی وائلیٹ کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کلبھوشن یادو جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کے اندر کاغذات لے کر نہیں آیا ہوا تھا, پاکستان کا ویزا لے کر نہیں آیا ہوا تھا. وہ ایران سے یہاں پہ چپکے سے دبک کے پاکستان میں آ گیا اور اس کے پاس 2 پاسپورٹ تھے. ٹھیک ہے, اگر بات ہوتی صرف اور صرف کسی اسپیوناج کی کہ جی جاسوس ہے تو پھر تو انٹرنیشنل لاز جو ہے اپلائی ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن جب اصل میں وہ دہشت گردی کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر اعتراف بھی کر رہا ہے. ہاں جی, اعتراف بھی کر رہا ہے, اس نے ایویڈنس دے دیا, سب کچھ ہو گیا. ایسے تو نہیں ہمارے کورٹ نے جو ہے نا, ملٹری کورٹ نے اس کے اوپر پھانسی کا وہ کر دیا نا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ بالکل آپ کے کورٹ کی طرف آپریٹ کر رہا ہے. آپ ادھر چلے گئے اپروچ کر کے, اس نے اسٹے کر دیا اور ہم نے اسٹے کر لیا. اچھا, اس کے یا مطلب ہے جو ہم نے کہہ دیا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ کرے گی, ابھی بھی اس کو فوراً پھانسی تو نہیں دینی ہے نا. اس کا پورا پروسیس ہے. سب سے پہلے وہ آرمی چیف کو اپیل کر سکتا ہے رحم کی. اگر اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے ہی کین گو اینڈ اپیل ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور وہاں پہ ساری فائلنگ اکٹھے جاتی ہیں. اس کے بعد جا کے سب کچھ ہوتا ہے. مرسی پٹیشن کی بات کر رہا ہوں. تو ایسے وقت میں کچھ ٹائم تو لگے گا. یہ نہ سمجھے کہ بس ختم ہو گیا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا. اس لیے ہوا کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر اتنا زیادہ پولرائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی کیپیسٹی ٹو بلاک سچ انسیڈنٹس کم ہو جاتی ہے. 90s میں 80s میں آپ کے اوپر پریسلر امینڈمنٹ کیوں لگ گئی, آپ کے اوپر اور پابندیاں کیوں لگی؟ کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے تھے. انڈیا اگر کوئی لابی کرتا تھا, اگر سویلین کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ جاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ جی باقیوں پہ پابندی لگاؤ, ہمارے ملک کے اندر کے لوگوں پہ ہمیں آگے رکھو. دوسری سائڈ سے بھی یہی امپریشن ملتا تھا. جب آپ اکٹھے ہوتے دین انڈیا کین ناٹ ڈو مچ. اس لیے میرے خیال میں اس کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں, اس کو پھانسی ملنی ہے, مل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. لاسٹ آبویسلی آپ سے کامنٹ میں چاہوں گی اس پہ. ایران کے بارے میں خیر ہم نے کافی بات کی ہے, لیکن پھر بھی ایران کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, کس طرح سے اب پاکستان کو, ہم نے بات کی افغانستان کے حوالے سے, ہم نے بات کر لی انڈیا کے حوالے سے, ایران سے اب کس طرح سے بات کرنی پڑے گی؟ کہیں یہ فوجی اتحاد کی وجہ تو نہیں جس کی وجہ سے ایران کے تحفظات ہے, اس وجہ سے آرمی چیف کے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں؟ اور سارا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بندے مارے گئے. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے اس کو بھی جو ہے افسوس ہے کہ ان کے لوگ جو ہے ان کے سولجرز مارے گئے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹس کہاں تھے, کیا وہ ہمارے بارڈر سے آئے یا انہی کے بارڈر میں تھے؟ یہ بھی بہت سارے سوال کا جو ہے نا جواب اس کا چاہیے. اچھا, لیکن ایک اور بات بھی ہے, کسی بھی ملک کے اندر ہاکس ہوتے ہیں اور ڈوس ہوتے ہیں.
اچھا معاملہ یہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی بہت کچھ چل رہا ہو، ملک کے اندر الیکشن ہونے والا ہے، آپ کو پتا ہے کب ہے الیکشن؟ کب؟ پرسوں۔ اچھا، ایران کے پاکستان کے نہیں بھائی، ادھر کے۔ اچھا نہیں، پرسوں 12 تاریخ کو جو ہے ان کا الیکشن ہے پریزیڈنٹ، اور اتنا زیادہ ان کے ہارڈ لائنرز ہوئے ہیں کہ روحانی صاحب گئے ہیں کسی بارڈر پوسٹ پہ مائنرز کے پاس، تو وہاں پہ ان کے اوپر انڈے پھینکے گئے کیونکہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ایلیمنٹس ہیں جو ان کو ہروانا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ جیت جائیں گے۔ اب اس ساری کی ساری وہ جو اسٹرگل ہے نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہارڈ لائنر جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایسے ہارڈ لائنرز تھے جو احمد نژاد صاحب کے زمانے میں انڈیا کے ساتھ قریب آ کے ملے تھے، تو یہ 2-4 دن کا معاملہ ہے، پھر سیٹل ہو جائے گا۔ لیکن انڈیا ایکسپلائٹ کر جاتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو یونیفائی کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے جتنے بھی نیبرز ہیں ان کو، خاص طور پہ انڈیا کو چھوڑ کے، ان کو بہت قریب رکھنا ہے، ورنہ انڈیا کرتا رہے۔ بالکل، اور DGI والی بات جو ہم نے اسٹارٹ میں بھی گئی تھی کہ 2020 کا میچ ہے، 17th اوور جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا، اس پہ ہمیں ہر طرف سے دشمنوں کا جو ہے وہ ہم پر غلبہ ہوگا، کوشش کیا جائے گا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی سے ڈیسٹیبلائز کی جائے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اتنی قربانیاں دی ہیں تو ہم آگے بھی جو ہے بالکل ایک لائن بول سکتے ہیں۔ اچھا میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے خاص طور پہ DGI SPR آرمی چیف، ان کو سلام کرنے کی ضرورت ہے، اور DGI SI کو بھی، کیونکہ آج کے دن جو ہے انہوں نے پاکستان کو جو ہے بہت بہت اسٹرانگ کیا ہے، بائی ایکچولی شوئنگ ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان نہ صرف ایک انسٹیٹیوشنل کنٹری ہے جس کے اندر سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اکٹھے کام کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی۔ اس کی وجہ سے ان کے انشاءاللہ تعالی بھاگ اور بڑھیں گے، اور ان کے جو ہے نا اسی اچھے نوٹ پہ پروگرام کا جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اب آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم آن سیم چینل، تب تک اپنے رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔